एक और रेट हाइक डिसीजन बाय फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% फेडरल फंड्स रेट बढ़ा दिया है। अब जो रेंज है उसकी 5 से लेके 5.25% तक है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, मार्केट को इन्होंने सरप्राइज नहीं दिया इस डिसीजन से, लेकिन जो लोग देखना चाह रहे थे वो देखना चाह रहे थे कि इनकी फ्यूचर टोन क्या है। आर दे गोइंग टू टेक ए पॉज डेफिनेटली हियर और आर दे गोइंग टू कट इन द फ्यूचर। इस हवाले से इन्होंने जो विंडो है वो अभी तक ओपन रखी हुई है। उन्होंने कोई वाजे इंडिकेशन नहीं दी कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन एंड दे विल बी नो मोर रेट हाइक्स इन द फ्यूचर। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे लेफ्ट द डोर ओपन। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो इस चैनल के फॉलोअर हैं, आप ये सोच रहे होंगे यार जब इकॉनमी इतनी स्ट्रगल कर रही है, जॉब कट्स हो रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, यील्ड कर्व इतना स्टीप इन्वर्ट हो चुका है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग क्राइसिस जो है वो कंटेजियन की तरह से फैल रहा है, तो फिर फेडरल रिजर्व को रेट हाइक करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? उसकी एक वजह यह है कि जो इन्फ्लेशन इंडिकेटर फेडरल रिजर्व मॉनिटर करता है, PCE, that is still very very high, especially the food and wage inflation। ये दो चीज़ें फेडरल रिजर्व काफ़ी क्लियरली ऑब्जर्व करता है। तो उसका स्टिकी होना, उसका इतनी तेज़ी से कम ना होना, इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर फेडरल रिजर्व। क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन में कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो उनके लिए क्रेडिबिलिटी का मसला बन जाएगा इन द फ्यूचर। तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी है, पॉलिटिकल रीज़न, और जो अपने पावल साहब हैं उनको अपनी लेगेसी बरकरार रखनी है। वो अपने आप को आर्थर बर्न्स कहलाना नहीं चाहेंगे, वो अपने आप को पॉल वोल्कर कहलाना चाहेंगे। तो ये दो वजूहत है इसकी वजह से फेडरल रिजर्व मजबूरन रेट हाइक करना चाह रहा है ताकि इन्फ्लेशन को क्रश कर सकें, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिसेशन। और उसकी वजह यह है कि रिसेशन जो है वो इमिनेंट है, यानी कि जो बैंकिंग क्राइसिस का जो एक सिलसिला चल पड़ा है उसने भी रुकना नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेन वजह उसकी क्या है कि बॉन्ड पोर्टफोलियो जो है बैंक्स का, जो कि बैंक्स का मेन एसेट होता है, वो जो है ब्लो अप हो गया रेट हाइक की वजह से। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें बैंक्स अपने पास बैलेंस शीट पर रखते हैं वो है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, और स्पेशली जो रीजनल बैंक्स हैं वो ज़्यादातर लेंडिंग करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में, और कमर्शियल रियल एस्टेट इस वक्त ब्लो हो रहा है हर तरफ, लेफ्ट एंड राइट, वेरियस रीजंस, ऑब्वियस रीजंस। तो ये दोनों चीज़ें जो रीजनल बैंक्स हैं उनको ले डूबेंगी। 3 मेजर बैंक्स कोलैप्स हो चुके हैं विद इन द लास्ट 60 days, 2 months, और अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न अलायंस एंड पैक वेस्ट, उनका स्टॉक ऑलमोस्ट 20% डिक्लाइन हो चुका है मंडे को, और आज भी डबल डिजिट में नेगेटिव जा चुका है। तो दोज बैंक्स आर अंडर प्रेशर। कोई इतने बड़े बैंक्स नहीं हैं, बट दिस इज शोइंग द कंटेजियन इज रियल। होना क्या है अब होना यह है कि ये कंटेजियन चलता रहेगा, बैंक्स कोलैप्स करते रहेंगे और जो बड़े बैंक्स हैं उनको कंसोलिडेट करते रहेंगे। एंड में जैसे मैंने बताया कि जो एंड गेम है वो ये है कि बड़े बड़े बैंक्स आखिर में रह जाएंगे एंड दे कंट्रोल फेडरल रिजर्व। ठीक है, प्लान यही है कि किस तरह बैंक्स को कंसोलिडेट करके CBDC को रोल आउट किया जाए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एंड गेम। कोई प्रूफ नहीं मेरे पास, दिस जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, कुड बी स्पेकुलेशन, हु नोस, बट दैट इज माई ऑब्जर्वेशन। और मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आने वाला वक्त काफ़ी ख़तरनाक है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए। प्रिपेयर कैसे करना है? सेविंग पूल्स बनाइए अपना, कोई अननेसेसरी स्पेंडिंग ना कीजिए, कोई एक्स्ट्रा कार बाय ना कीजिए, कोई ब्रांड न्यू TV बाय ना कीजिए, कोई एक्सपेंसिव वेकेशंस में मत जाइए, सेविंग्स कीजिए, कीप इट ऑन द साइड लाइन्स, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट 6 to 8 months का जो प्रोसेस है दैट इज पेंटिंग अ वेरी वेरी ग्लूमी पिक्चर। एनीवे, विल बी वॉचिंग। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।